17 नवंबर 2018। 26 साल के जॉन एलन चाउ को नहीं पता था कि धरती पर यह उसका आखिरी दिन होने वाला है और कहीं खड़ी मौत उसका इंतजार कर रही। चाउ एक अमेरिकन नागरिक था। बचपन से ही उसे क्रिश्चियनिटी में काफी इंटरेस्ट था, इसी वजह से बाद में वह क्रिश्चियन मिशनरी बनता है। चाउ ने बचपन में कुछ किताबें पढ़ी थी और इंटरनेट पर सर्च किया था कि अमेरिका से कोसों दूर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड में सेंटिनल जनजाति रहती है। इस जनजाति के बारे में उसने पढ़ा था कि इस जनजाति के लोग 60,000 साल पुराने लोग हैं, यानी कि ये जनजाति का एग्जिस्टेंस 60,000 सालों से था। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। ये कौन से भगवान को मानते हैं, ये कौन से धर्म को मानते हैं, इनके रीति रिवाज क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। ये सब पढ़कर चाउ के दिमाग में क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि एक दिन वो इस आइलैंड पर जाएगा और इन लोगों से मिलेगा और इनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएगा। फाइनली नवंबर 2018 में चाउ पोर्ट ब्लेयर में लैंड करता है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। चाउ को भली भांति पता था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाना किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित है और ये इलीगल है। ये जानने के बावजूद भी चाउ का क्रिश्चियनिटी को फैलाने का पैशन इतना ज्यादा था कि वो ये रिस्क लेने को तैयार था। वो कुछ मछुआरों से बात करता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उस आइलैंड पर छोड़ दे। मछुआरे शुरुआत में उसे मना करते हैं, लेकिन बाद में जब चाउ उन्हें बहुत सारा धन देने का प्रलोभन देता है तो मछुआरे इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, इस शर्त पर कि वो उसे तट पर नहीं छोड़ेंगे, तट से थोड़ा पहले एक नाव में उसका इंतजार करेंगे, लेकिन वो लोग तट पर नहीं जाएंगे। चाउ तैयार हो जाता है और मछुआरे उसे तट से थोड़ा पहले छोड़ देते हैं। चाउ नाव से उतरकर तट की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही चाउ तट की तरफ आगे बढ़ता है, सेंटिनल जनजाति के ये लोग तीर कमान लेके बड़ी संख्या में चाउ की तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। यह देखकर चाउ डर के भाग जाता है और दोबारा नाव में बैठकर वापस लौट आता है। इस वाकया के बाद चाउ थोड़ा सा डर गया था, लेकिन अगले दिन वो फिर कोशिश करता है। इस बार वो अपने साथ में कुछ गिफ्ट जैसे फ्रूट, साथ में बाइबल की एक कॉपी लेकर जाता है। साथ ही साथ चाउ ये डिसाइड करता है कि इस बार वो इन ट्राइबल लोगों को इशारों में समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्हें इसकी भाषा समझ में नहीं आती। चाउ जो है दोबारा कोस्ट की तरफ आगे बढ़ता है और मछुआरे नाव में उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार वो उसके हाथ में जो गिफ्ट था वो ट्राइबल लोगों को देने की कोशिश करता है और फ्रूट जो उसके हाथ में थे वो ट्राइबल लोगों की तरफ धकेलता है। वो उसे फ्रूट तो ले लेते हैं, लेकिन उसे देखकर एग्रेसिव हो जाते हैं। चाउ ये देखता है कि एक तीर उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और उसके शरीर में तीर लगने वाला था, लेकिन उसके हाथ में बाइबल की जो कॉपी थी उसकी वजह से तीर बाइबल की किताब के लग जाता है और चाउ की जान बच जाती है। दोबारा वो जान बचाकर भागता है, नाव में बैठकर दोबारा लौट पड़ता है। इस वाक्य के बाद चाउ बहुत डर गया था, लेकिन उसके मन में क्रिश्चियनिटी को फैलाने का पैशन इतना ज्यादा था कि वो तीसरी बार कोशिश करता है। इस बार ये उसकी कोशिश क्या रंग लाती है, आगे देखते हैं। इस बार चाउ बहुत हिम्मत करके जो है तट पर आगे बढ़ता है। वह ट्राइबल लोगों को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखता है। वह आगे हिम्मत करके उनके पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। मछुआरे समुद्र में दूर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद मछुआरे ये देखते हैं कि सेंटिनल ट्राइब के लोग किसी एक आदमी को घसीट कर ले जा रहे हैं। चेहरे से तो वो उसे नहीं पहचान पाते, लेकिन उसके कपड़ों से वो अंदाजा लगाते हैं कि निश्चित रूप से ये जॉन एलन चाउ की लाश थी। ये है भारत के अंडमान निकोबार की सेंटिनल ट्राइब। अंडमान निकोबार भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। ये यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बनी है। कुल मिला के ये 836 आइलैंड है और इनमें से सिर्फ 31 आइलैंड्स में ही लोग रहते हैं। अगर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे दक्षिणतम आइलैंड है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड।
इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है या पिग्मोलियन पॉइंट कहा जाता है, वो लोकेटेड है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है अपने रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। ये जंगल अमेज़न के जंगलों जैसे ही जंगल है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी का लेवल बहुत ज्यादा है। इन्हीं जंगलों में एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है शोम्पेन ट्राइब, जो कुछ सेंटिनल ट्राइब जैसी ही एक जनजाति है। यहीं पर भारत सरकार एक 72,000 करोड़ की परियोजना लेकर आई है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का बहुत विरोध हो रहा है। कई सारे एनवायरमेंटल राइट एक्टिविस्ट, ट्राइबल काउंसिल और पार्लियामेंट में अपोजिशन इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि इस प्रोजेक्ट में दुविधा नहीं है, त्रिविधा है, क्योंकि यहाँ पर हम विकास करें, जनजाति संरक्षण करें या जैव विविधता का संरक्षण करें, ये 3 चीजें हैं, इनमें से हमें चयन करना है। तो भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर कैसे आगे बढ़ सकता है और भारत के विकास, जनजातियों के संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण को लेके तीनों को साथ में लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आइए इस वीडियो में एनालाइज करें। सबसे पहले हम ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी नीति आयोग के प्लान, जिसका टाइटल था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग ने एक कंसल्टेंसी फर्म जिसका नाम था एकोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी अपनी राय, अपनी ओपिनियन देती है, उसको ये टास्क दिया कि आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से ग्रेट निकोबार आइलैंड का विकास कर सकते हैं। एकोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है टेक्सास यूएसए में लोकेटेड है। इस फर्म ने रिसर्च किया, डिटेल में रिसर्च किया और 2021 में नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर 2021 में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दूसरा एक एयरपोर्ट, तीसरा एक टाउनशिप और चौथा एक पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट का पहला कंपोनेंट है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होते हैं? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब यह है कि दुनिया के 2 बड़े पोर्ट को कनेक्ट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर स्थित एक छोटा पोर्ट, उसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज ऑस्ट्रेलिया का हेडलैंड पोर्ट, वहां से एक बड़े जहाज में सामान भरकर भारत के विशाखापट्टनम तक जो है जहाज में सामान आ रहा है। ये जो शिप है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से होता हुआ आएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ आता है। बीच में पड़ता है सिंगापुर। सिंगापुर में एक छोटा पोर्ट है जिसको सिंगापुर पोर्ट कहा जाता है। ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का क्या रोल है, ये कैसे काम में आता है? जब बड़े जहाज में हेडलैंड पोर्ट से सामान भरकर विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ आएगा तो ये रास्ता काफी लंबा है। रास्ते के बीचों बीच स्थित है सिंगापुर पोर्ट। यहाँ पर ये बड़ा शिप आकर रेस्ट कर सकता है, इसमें रीफ्यूलिंग हो सकती है और कई बार सिंगापुर पोर्ट में इस जहाज का सारा सामान खाली करके छोटे जहाजों में सामान सिंगापुर से विशाखापट्टनम तक लाया जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ती है। कुल मिला के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है रिफ्यूलिंग के लिए, रेस्ट के लिए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सस्ता बनाने में काम में आता है। सिंगापुर का मलक्का स्ट्रेट में लोकेटेड सिंगापुर पोर्ट इस चीज के लिए जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बिजी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। साल भर में ये 30 मिलियन TEU यानी कि 20 फीट इक्विवेलेंट जो है सामान को कैरी करता है, इसकी कैपेसिटी है। TEU क्या होता है? 20 फुट इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि आपने शिप में बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे। इन कंटेनर का स्टैंडर्ड साइज होता है। ये इन कंटेनर की जो लंबाई है वो 20 फीट होती है, चौड़ाई इनकी 8 फीट होती है और ऊंचाई 8.6 फीट होती है। ये स्टैंडर्ड साइज का कंटेनर है।
एक कंटेनर को 1 TEU या 20 फुट इक्विवेलेंट कहा जाता है। हमारा जो सिंगापुर पोर्ट है उसकी कैपेसिटी है 30 मिलियन TEU, यानी कि सिंगापुर पोर्ट जो है पूरे साल भर में 30 मिलियन ऐसे कंटेनर को हैंडल कर सकता है। तो ऐसा ही एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का प्रपोजल है ग्रेट निकोबार आइलैंड में लाने का, जिसकी कैपेसिटी होगी 14.3 मिलियन TEU। प्रोजेक्ट का दूसरा कंपोनेंट है एक एयरपोर्ट का निर्माण करना। इस एयरपोर्ट का निर्माण जो है कैंपेल बे पर किया जाएगा। इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी होगी कि पिक आवर में ये 4000 पैसेंजर को हैंडल कर सकता है। प्रोजेक्ट का तीसरा कंपोनेंट है एक टाउनशिप यानी रहने की जगह, जिसमें टूरिस्ट, इसके अलावा अन्य लोग और कमर्शियल पर्पज से आने वाले लोग भी यहाँ पर रुक सकते हैं। प्रोजेक्ट का चौथा कंपोनेंट है एक पावर प्लांट। ग्रेट निकोबार आइलैंड में ये सारी चीजें चलाने के लिए और लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था होना जरूरी है, इसलिए एक 450 मिलियन वोल्ट एम्पियर का एक पावर प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा, जहां 45 मिलियन वोल्ट एम्पियर जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो सोलर पावर से भी किया जाएगा। कुल मिला के ग्रेट निकोबार आइलैंड को चमकाने के लिए हम बना रहे हैं एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट, एक टाउनशिप और एक पावर प्लांट, और ये भारत के विकास में काफी योगदान दे सकता है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें 72,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है 3 फेज में और 30 साल के पीरियड में जो है पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम है एनिडको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक क्वासी गवर्नमेंट यानी अर्ध सरकारी एक कॉर्पोरेशन है जो अंडमान निकोबार में बेस्ड है। इस कॉर्पोरेशन को कुछ सिविल सर्वेंट यानी IAS ऑफिसर हैंडल करते हैं और इस प्रोजेक्ट को ये एजेंसी इंप्लीमेंट करेगी। हाल ही में भारत की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए स्टेज 1 का फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया है, यानी कि भारत इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ चुका है। इस प्रोजेक्ट से भारत को कितना फायदा होगा और इस प्रोजेक्ट का इतना विरोध क्यों हो रहा है, इन दोनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा अंडमान निकोबार आइलैंड और ग्रेट निकोबार आइलैंड को। जैसा कि हमने ये कहा कि अंडमान निकोबार भारत की यूनियन टेरिटरी है जहां 836 आइलैंड है और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है जाना जाता है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए। अंडमान निकोबार आइलैंड में भारत की 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भारत के सभी राज्यों और यूटी को देखा जाए तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में देश के 9 नेशनल पार्क है, तो देश के नेशनल पार्कों की लिस्ट में 200 नंबर पे अंडमान निकोबार का नाम आता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कुल मिला के अंडमान निकोबार जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो है पॉपुलर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात की जाए तो यह भारत का दक्षिणतम आइलैंड है और इंदिरा पॉइंट भी यहीं पर लोकेटेड है। ग्रेट निकोबार आइलैंड का ऑलमोस्ट 85% एरिया एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो है गैलाथिया बे नेशनल पार्क, कैंपेल बे नेशनल पार्क, ये दोनों आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कुछ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलकर बनाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट में जैव विविधता का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व मान लीजिए गोला है, तो इस गोले का जो सेंटर है उसको कोर एरिया डिक्लेयर किया जाता है और कोर एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं है एक्सेप्ट फॉर रिसर्च पर्पस, यानी कि कोर एरिया को कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रखा जाता है। कोर एरिया के सराउंडिंग एरिया जो होता है उसको बफर एरिया कहा जाता है। बफर एरिया में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड होती है। कुल मिला के ग्रेट निकोबार का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है। क्योंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड का मैक्सिमम एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ पर इस तरह के प्रोटेक्टेड एरिया में बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। इसी कारण की वजह से 2021 में गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर डी नोटिफाई किया था ताकि इस एरिया में डेवलपमेंट का काम किया जा सके।
ग्रेट निकोबार आइलैंड की अगर बात की जाए, यहाँ के फ्लोरा और फोना की बात की जाए, तो ये आइलैंड जाना जाता है अपने दो खास स्पीसीज के लिए। एक का नाम है लेदरबैक टर्टल, दूसरे का नाम है निकोबार मेगापोड। लेदरबैक टर्टल कहां पर मिलता है और इसकी क्या खासियत है? अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड के पौधों और जीवों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला नंबर आता है जायंट लेदरबैक टर्टल का। दुनिया में टर्टल की 7 स्पीसीज है, उनमें सबसे जो बड़ी स्पीसीज होती है वो है जायंट लेदरबैक टर्टल, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड के कोस्टल एरिया में मिलती है। इस टर्टल की खास बात यह है कि इनका वजन 900 किलो तक हो सकता है और इनकी लंबाई जो है 10 फीट तक हो सकती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप ग्रेट निकोबार आइलैंड घूमने गए और वहां पर रेत में सोया हुआ आपको एक कछुआ मिला जिसका वजन 900 किलो है और जिसकी लंबाई 10 फीट है। इन टर्टल की खास बातें कई और सारी है। ये टर्टल की प्रजाति डायनासोर के काल की है। आपको ये ध्यान होगा कि धरती से एक एस्टेरॉयड टकराया था जिससे डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई, लेकिन उस एस्टेरॉयड के टकराने के बावजूद ये टर्टल जो है सरवाइव कर गए और आज दिन तक धरती पर पाए जाते हैं। इस टर्टल की एक और विशेष बात यह है कि इनमें सेक्स जो डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स या वाई क्रोमोसोम से नहीं होता है, बल्कि इस बात से होता है कि टर्टल का जो अंडा है अगर उसकी हैचिंग हो रही है, उससे बच्चा निकल रहा है, तो वो किस टेम्परेचर पर निकल रहा है। अगर एग की हैचिंग हो रही है और टेम्परेचर लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस है तो ये एक मेल टर्टल होगा। अगर एज की हैचिंग हो रही है 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर, तो ये एक फीमेल टर्टल होगी। तो इंटरेस्टिंग बात है। इस लेदरबैक टर्टल की खास बात यह है कि इसकी जो नेस्टिंग साइट है इंडियन ओशन में, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड की कोस्ट है। इनफैक्ट गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको डी नोटिफाई किया था, उसी का एरिया जो है इस टर्टल की नेस्टिंग साइट है, यानी कि इस कोस्ट पर ये टर्टल बड़ी संख्या में बच्चों का प्रजनन करते हैं। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ा गया तो टर्टल की इस प्रजाति को खतरा हो सकता है। टर्टल की इस प्रजाति का इंपॉर्टेंस भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने इस प्रजाति को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में डाला है इसको, ताकि इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिले। तो इस प्रोजेक्ट से टर्टल की प्रजाति को खतरा माना जा रहा है। निकोबार आइलैंड पर दूसरा महत्वपूर्ण जीव जो मिलता है उसका नाम है निकोबार मेगापोड। ये बर्ड की एक प्रजाति है और सिर्फ निकोबार आइलैंड पर यह पाया जाता है। इस बर्ड की खास बात यह है कि ये अपना घोंसला पेड़ों पर नहीं बनाता है, ये रेत में अपना घोंसला बनाता है और वहीं पर इसका प्रजनन होता है। तो इस बर्ड की नेस्टिंग साइट भी गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया ही है, जिसको अभी भारत सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया है। तो अगेन इस बर्ड के संरक्षण को लेकर भी खतरा पैदा हो गया है, जिसका जो है अपोनेंट इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। जायंट लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापोड के अलावा भी अंडमान निकोबार में कई सारे और जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, जैसे डुगोंग या सी काउ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और क्रैब ईटिंग मकाको भी यहाँ पर पाया जाता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में इनके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट और कोरल रीफ भी पाए जाते हैं। कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है इंडिया का और इन सब का संरक्षण करना जरूरी है। आइए बात करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड की महत्वपूर्ण जनजातियों की, जिनमें पहला नंबर आता है शोम्पेन प्रजाति का, शोम्पेन ट्राइब का। शोम्पेन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो शंपा वर्ड से लिया है और ग्रेट निकोबार आइलैंड में इस शंपा वर्ड का मतलब है ट्राइब। ये शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार आइलैंड के जंगलों के अंदर रहती है और यह हंटर गैदरर है, जैसे आदि मानव हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि ये जनजाति लगभग 60,000 साल पुरानी जनजाति है। इस जनजाति की लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है जो हमें समझ में नहीं आती और इन लोगों को हमारी भाषा समझ में नहीं आती। शोम्पेन ट्राइब को अपने में ही रहना पसंद है और आउटसाइडर के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट इनको पसंद नहीं है। डॉक्टर त्रिलोकनाथ पंडित जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक फॉर्मर डायरेक्टर है, वो शोम्पेन ट्राइब के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। वो ये कहते हैं
कि भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद अपनी पत्नी के साथ ग्रेट निकोबार आइलैंड घूमने आते हैं। वो 1974 से 77 के पीरियड में भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ग्रेट निकोबार आइलैंड को जब विजिट करने आते हैं तो इनके सम्मान समारोह में यह डिसाइड किया जाता है कि शोम्पेन ट्राइब के कुछ लोगों को बुलाया जाएगा और राष्ट्रपति को उनसे मिलाया जाएगा। राष्ट्रपति का स्वागत समारोह एक भवन में आयोजित किया जाता है और कुछ शोम्पेन जनजाति के लोग जो मछली पकड़ रहे हैं उनको उठाकर उस भवन में लाके खड़ा कर दिया जाता है। भवन में कई सारे लोग थे, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। इसका कारण यह था कि ना तो राष्ट्रपति को शोम्पेन लोगों की भाषा आती थी, ना ही शोम्पेन लोगों को राष्ट्रपति की भाषा समझ में आ रही थी। तो एक वेयर्ड सी सिचुएशन हो गई थी और सब लोग एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ये वाकया बताते हैं त्रिलोकनाथ पंडित। कुछ देर बाद शोम्पेन जनजाति के लोग इतने सारे लोगों को देखकर डर जाते हैं। उनमें से कुछ लोग जोर जोर से रोने लग जाते हैं और उनके चेहरे पर पैनिक जो है साफ साफ दिखाई देता है। इस वाकया से पता चलता है कि ये लोग आउटसाइडर से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट से ऐसा कहा जा रहा है कि शोम्पेन जनजाति को भी खतरा है। शोम्पेन जनजाति एक पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। पीवीटीजी वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और आउटसाइड दुनिया के साथ ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, यानी मॉडर्न टाइम के साथ वो लोग मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं। ऐसी जनजातियां पीवीटीजी कहलाती है। भारत में प्रेजेंटली 75 पीवीटीजी है। अगर शोम्पेन ट्राइब की संख्या की बात की जाए तो सिर्फ 2011 के सेंसस के हिसाब से सिर्फ 229 जो है शोम्पेन जनजाति के इंडिविजुअल ग्रेट निकोबार आइलैंड में बचे हुए हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड की दूसरी जनजाति का नाम है निकोबारी जनजाति के लोग। इनकी संख्या 300 के आसपास है और ये सेटलर कम्युनिटी है, यानी ये जंगलों में नहीं रहते हैं। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के वेस्ट कोस्ट में रहते थे, लेकिन 2004 के सुनामी के बाद इन लोगों को वहां से रीलोकेट करके कैंपबेल बे में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ये लोग जो है फिशिंग करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इन दोनों जनजातियों के अलावा ग्रेट निकोबार आइलैंड में 8000 के आसपास हम जैसे लोग रहते हैं जो वहां पर मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं।